Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is what are the prominent features of William's tragedy. कि विलियम की ट्रेजेडी के prominent feature कौन से थे, उसकी खसूसियात क्या थी. Discuss in the light of tragedy and tradition. The prominent features of Raymond William tragedy are several as classical and medieval era, Renaissance and neoclassical period, secular tragedy, Hegel's view, Greek tragedy and Marxism, etc. अब ये जो है सारी ट्रेजेडीज़ के बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन इन द लाइट ऑफ ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन. अब इसका जो ऐसे ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन है उसकी रोशनी में हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. रैमट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. टेस्ट के आगे आर आएगा, ग्रेटेस्ट के आगे सॉरी टी आएगा. पोस्ट वॉर कल्चरल थ्योरिस्ट एंड क्रिटिक. हम सब जानते हैं कि रैमंड के बारे में जो है कि कहा जाता है कि वो क्रिटिक भी था, थ्योरिस्ट भी था, कम्युनिस्ट भी था, कल्चरल भी था. ही वॉज नॉट ओनली एन इम्पोर्टेंट राइटर एंड थिंकर अबाउट कल्चर एंड पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, ही वॉज ऑल्सो सोशलिस्ट एंड एक्टिविस्ट. कि उसका वो सिर्फ एक थिंकर ही नहीं था या फिर उसका वर्क जो है वो लिटरेचर तक या पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ा जो था ना ह्यूमन का जो इंसानियत की जो था ना परवाह करने वाला था. ही फाइंड्स आउट errors from contemporary ideas about tragedy. For him even a loss of person is called also called tragedy. अब उसने जितने भी उससे पहले की ट्रेजेडीज़ और उसके एज की जो ट्रेजेडी थी ना उसके बारे में जो पुराने पॉइंट ऑफ व्यू थे ना वो उन सबको जो है रिजेक्ट कर देता है, उनकी गलतियां बताता है. और उसके लिए ये था, वो ये सोचता था कि एक आम इंसान का जो नुकसान होता है वो भी ट्रेजेडी ही कहलाता है. ही डिस्क्राइब्स ऑल प्रीवियस ट्रेजेडीज़ एंड देन पॉइंट्स आउट फॉल्ट्स लॉजिकली. फिर वो क्या करता है, वो सारी ट्रेजेडीज़ की बात करता है, उनकी मिस्टेक्स को, उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करता है और उसके लॉजिक भी देता है. ही रिजेक्ट्स ऑल प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स इन ट्रेजिडी एंड ट्रेडिशन. वो ट्रेजिडी एंड ट्रेडिशन में पुराने जितने भी ख्याल थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सबको रिजेक्ट कर देते हैं. एंड बिलीव्स डैट मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी इज़ चेंज इन एवरी पीरियड. और वो ये मानता है कि ट्रेजिडी के जो मीनिंग होते हैं, ट्रेजिडी की जो डेफिनेशन होती है, हर दौर में आके चेंज हो जाती है. In his essay, Raymond Williams first describes the contemporary and customary concepts of tragedy and then uses its all subtle arguments to reject it. अब आप देख रहे होंगे कि ये तो वही मैं पैराग्राफ पढ़ा रही हैं जो कि हमने दूसरे क्वेश्चन में भी पढ़ा है. तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो इसका क्रिटिसिज्म का जो आपका क्वेश्चन आता है ना, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपने सबका कम्बो करके लिखना होता है, सबको मिक्सअप करके लिखना होता है. His style is very interesting. He first looks into the argument and then rejects them piece by piece. वो क्या करता है कि उसका जो स्टाइल है बहुत दिलचस्प है और सब वो जो भी बात करता है, जो भी फॉल्ट्स बताता है, उसकी दलाइल देता है, फिर रिजेक्ट करता है. ही रिजेक्ट्स ऑर्डिनरी कंटेम्प्रेरी मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी. मतलब पुराने जितने भी ट्रेजिडी के व्यूज़ थे वो सबको रिजेक्ट कर देता है. ही इज़ वेरी माइन्यूट एंड सब्टल इन एनालाइजिंग द कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेजिडी. उसको जो है ना बड़ा हुनर है, वो बहुत ही डीपली जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करता है, फिर उनकी रिजेक्शन करता है. ही कट्स ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेजेडी इनटू पीसेस. मतलब वो एकदम उसको रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि पहले उसके पीस करता है एंड डिस्क्राइब्स ईच पीस इंडिविजुअली. और हर पीस पे जो है, हर टुकड़े पे अच्छे से रोशनी डालता है, फिर रिजेक्ट करता है. ही सेज सोशल लॉस, कॉमन सोशल लॉस इज इक्वल टू द लॉस ऑफ किंगडम. वो कहता है कि मतलब एक आम इंसान का जो नुकसान होता है ना, वो पूरी किंगडम, पूरी सल्तनत के नुकसान के बराबर होता है. ही asserts that every common man can be tragic hero. उसका ये मानना है कि हर कॉमन आदमी, हर आम इंसान, हमारे जैसा इंसान भी ट्रेजिक हीरो हो सकता है. ही गिव्स एग्जांपल ऑफ ग्रीक एंड एलिजाबेथन ट्रेजेडी टू प्रूव हिज पॉइंट ऑफ व्यू. उसने मतलब ग्रीक की भी मिसाल दी है, एलिजाबेथन पीरियड की भी मिसाल दी है. मुख्तलिफ मिसालों के जरिए उसने ये बात समझाई है. रेमंड विलियम लाइक अ ट्रू मार्शियस बिलीव्स दैट ट्रेजेडी इज़ द रिजल्ट ऑफ सोशल डिसऑर्डर ऑफ सोसाइटी. अब उसका ये मानना है, जो रेमंड विलियम ये कहता है कि ट्रेजिडी जो होती है ना वो मुआशरे की किसी बदनज़मी की वजह से होती है, मुआशरती बदनज़मी की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से होती है. देयर आर डिफरेंट कल्चर क्लैशेज एंड कन्फ्लिक्ट्स इन वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस दैट लीड्स टू प्रोड्यूस सिचुएशन दैट गिव्स बर्थ टू ट्रेजिडी. वो कहता है मुआशरे में इतने ज़्यादा क्लैशेज पाए जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोगों की राय में इतनी तजाद पाए जाते हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ में इतने जो है ना कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ट्रेजिडी जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसकी ट्रेजिडी क्रिएट होती है. हैंस क्लैश ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स रिजल्ट ट्रेजिडी. तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूज़ का जो क्लैश होता है या अकायद का जो क्लैश होता है, जो तजाद होता है, वो ट्रेजिडी की वजह बनता है. ग्रीक ट्रेजिडियंस लाइक सोफोक्लिस एंड यूरोपाइड्स. सोफोक्लिस के बारे में हमने पढ़ा है, एडिपस रेक्स में, याद होगा आपको. वह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरी मेच्योर कल्चर, बहुत ही मेच्योर कल्चर से बिलोंग करते थे. मेडिवल ट्रेजिडीज और सिंपली द स्टोरी ऑफ अनकॉमन पर्सन. अब जो मिडिवल ट्रेजिडीज होती थी ना वो आम इंसान की नहीं थी होती, उसमें अनकॉमन पर्सन को जो था वो डिस्कस किया जाता था. हु विदर डिजर्वली और नॉट इज़ ब्रॉट अप फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी. मतलब कोई अनकॉमन पर्सन, कोई जो है कॉन्स्पिशियस पर्सन जो प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी पे आता है, खुशहाली से बदहाली पे आ जाता है, वो ट्रेजिडी कहलाते थे.
The Renaissance age is marked of humanism, nationalism, religious tolerance, discoveries and high ambition. अब रिनाइसा एज के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये उस दौर का नाम है जब लोगों में हर चीज़ की लस्ट जो थी, हवस थी, बहुत ज़्यादा थी। वो नॉलेज को, पावर को, वेल्थ को, कलोनियलिज्म को, हर चीज़ को जो थे ना वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होकर हासिल करना चाहते थे। तो इस एज को जो है ह्यूमनिज़्म भी कहा जाता है, नेशनलिज्म भी कहा जाता है। मजहबी लिहाज से भी देखा जाए तो डिस्कवरीज इसमें बहुत ज़्यादा हुई थी इस एज में, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज ज़्यादा हो गया था, लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गए थे, और लोगों की ख्वाहिशात जो थी वो आसमान से बातें करती थी। द फ्यूडल वर्ल्ड एज वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड लर्निंग। अब जो जागीरदाराना निज़ाम था ना, वो उसकी जगह पे साइंस और लर्निंग ने ले ली थी। There was emphasis on the fear of kings. Renaissance interest in tragic methods gave birth to a new tradition. अब मतलब यानी वहाँ पे जो बादशाहों के मामलात होते थे उस पर भी जोर दिया जाता था, और रिनाइसा एज में जो ज़्यादा उनका इंटरेस्ट जो था ना वो इन बातों की तरफ चला गया था कि जो ट्रेजेडी की वजह क्या होती है। रेमंड विलियम गेव बर्थ टू अ न्यू काइंड ऑफ ट्रेजेडी, लेकिन रेमंड विलियम के पीरियड में उसने एक ट्रेजेडी की न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई, एक मॉडर्न डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई। कि उसका क्या कहना है कि वो कहता है कि मॉडर्न ट्रेजेडी में की डेफिनेशन ये है कि ट्रेजेडी जो है वो किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, मतलब उसके लिए ये शर्त लाजमी नहीं है। हम जो और हमारी जो एवरीडे लाइफ की ट्रेजेडीज़ होती हैं, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के हादसा होते हैं, किसी का घर जल जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के फैमिली में कोई डेथ हो जाए, तो वो कहता है ये सब भी ट्रेजेडीज होती हैं। आम इंसान जो है उनकी भी ट्रेजेडी ट्रेजेडी ही कहलाती है। न्यू क्लासिज्म वाज एन एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इस एज को जो है अमन और खुशहाली की एज कहा जाता था, ज़माना कहा जाता था। इन दिस एरा ऑथर्स मैनिफेस्टेड ट्रेडिशनलिज्म। इस ज़माने में जो ऑथर्स थे, जो राइटर थे, उन्होंने ट्रेडिशनलिज्म का मतलब रवायात का मुजाहिरा किया। दिस ट्रेजिक कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग दिस एरा वाज अरिस्टोक्रेटिक। अब इस एज में आके जो कॉन्सेप्ट था वो अरिस्टोक्रेटिक हो गया था, मतलब अरिस्टोक्रेटिक मतलब जो अमीर तरीन होते हैं। देयर वाज एम्फोसिस ऑन द डिग्निटी एंड नोबिलिटी ऑफ द हीरो। इस एज में आके इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता था कि जो हीरो है वो नोबल पर्सन हो, उसकी अजमत हो, उसका कोई जो है ना बहुत ही आला मुकाम हो। द ट्रेजिक एरर हमाशिया वाज मॉरल। अब जो हमाशिया मतलब जो एरर ऑफ जजमेंट होता है ना, वो उसकी अखलाकियात की वजह से कंसीडर किया जाता था। द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी एंड फेयर वर रिप्लेस्ड विद एडमायरेशन एंड सिंपथी। अब मतलब जो ग्रीक ट्रेजेडी है ना, जो क्लासिकल ट्रेजेडी है अरिस्टोटल की, उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि ट्रेजेडी से जो है ना एलिमेंट्स ऑफ पिटी एंड फेयर पैदा होने चाहिए, मतलब खौफ और तरस आना चाहिए। लेकिन इसमें न्यू क्लासिसिज्म जो थी, इसमें यह था कि ट्रेजेडी वो होती है जिसकी सब तारीफ़ करें और हमदर्दी मिले। A German critic and dramatist considered new classicism is false criticism. अब एक जर्मन क्रिटिक का जो ड्रामाटिस्ट था वो ये कहता है कि न्यू क्लासिज्म जो है ना वो एक झूठा क्रिटिसिज्म है, बिकॉज दे वर रॉन्गली ट्राइंग टू बी एज एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज एज द क्लासिकल राइटर्स वर। वो कहता था कि ये लोग जो है ना वो गलत कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ही नहीं है, जो बातें क्लियर ही नहीं है, उस तरह की बात करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्राम देम इन द कॉन्टेंट ऑफ ट्रेजेडी एंड ओनली क्लोजनेस विद दैम वाज ओनली स्टाइल। अब ये जो था ये ट्रेजेडी के कंटेंट के, ट्रेजेडी के मटेरियल के बात नहीं थे कर रही, ये सिर्फ उसका जो स्टाइल था, उसके जो बयान करने का अंदाज था ना, उसकी के लोगों को वो कैसी लगती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेमंड विलियम इज ऑफ द व्यू डैट शेक्सपियर वाज द ओनली इनहेरिटर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। अब रेमंड विलियम जो है ना वो ये कहता है कि शेक्सपियर जो था ना वो ग्रीक ट्रेजेडी का इनहेरिटर था, वारिस था। फर्दर मोर इट इज़ बिलीव डैट ऑल ड्रामाज आफ्टर रिनाइसा वर सेकुलर। सेकुलर कहते हैं नॉन रिलीजियस, वेयर एज द ग्रीक एंड वेयर एज द ग्रीक ड्रामा वाज रिलीजियस। अब जो ग्रीक ड्रामा था वो किसी रिलीजियस था, मजहब से बिलोंग करता था, और सेकुलर जो है ना उसको कहा जाता है जो कि नॉन रिलीजियस हो। इलिजाबेथन ड्रामा वाज सेकुलर इन प्रैक्टिस बट रिटेन्ड अ क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस। न्यू क्लासिज्म एज इज़ द एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब न्यू क्लासिज्म जो एज थी उसको प्रॉस्पेरिटी की एज कंसिडर किया जाता था, और जो है ट्रेजेडी होती है ना वो किसी स्पेसिफिक मजहब से बिलोंग नहीं करती, मतलब वो क्रिश्चियनिटी से हो या किसी भी रिलीजियस के पर्सन से हो, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो न्यू क्लासिज्म एज थी उसमें जो लोग थे वो बहुत खुशहाल थे, अमन का दौर था। With the general secularization of tragedy became less important and more attention was paid to the critical side of tragedy। मतलब सेकुलराइजेशन के पीरियड में, न्यू क्लासिज्म की एज में, जो सेकुलराइजेशन की एज में ज़्यादा जो वो उसकी तरजीह थी ना वो क्रिटिसिज्म की तरफ चली गई थी। मतलब लोग जो थे तनकीद नकारी में लग गए थे, उनकी गलतियाँ निकालने में, फॉल्ट्स निकालने में लग गए थे, तो ट्रेजेडी का जो असल मतलब था ना वो नहीं था रहा।
Finally, he discusses Hegel, who did not reject moral scheme of the poetic justice, but he said that emphasis on the morality would make a work social drama on tragedy. अब फाइनली जो है वो हीगल की बात करते हैं, जिसने पोइटिक जस्टिस की स्कीम को रिजेक्ट नहीं था किया, बट ही सेड दैट हिम्फेसिस ऑन द मोरालिटी वुड मेक अ वर्क सोशल ड्रामा ऑन ट्रेजिडी। वो ये कहता था कि यानी जितना इंसान के जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं या फिर उसके जो अमाल होते हैं ना, उस पर ट्रेजिडी डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू हीगल, ट्रेजिडी वाज अ स्पेसिफिक स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, SPECIFIC, स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्शन। वो कहता है कि जो ट्रेजिडी होती है ना, वो एक रूहानी अमल होता है। हैंस हीगल फील्स दैट ग्रीक ट्रेजिडी हैज़ बीन सीन एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द न्यू सोशल ऑर्डर एंड प्रिमिटिव सोशल नॉर्म्स। अब वो उसका हीगल कहता है कि यानी जो ग्रीक ट्रेजिडी थी और आज की जो ट्रेजिडी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, दोनों में जो है बहुत ज़्यादा जो है तजाद पाया जाता है, एक दूसरे का उल्ट हैं ये। टू कंक्लूड वी कैन से दैट रेमंड विलियम्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी एंड ट्रेडिशन इज़ हाईली फिलोसॉफिकल एंड थॉट प्रोवोकिंग। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि रेमंड विलियम का जो ट्रेजिडी और ट्रेडिशन के बारे में कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जो है फिलोसॉफिकल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ही हैज़ कोडेड द व्यूज़ ऑफ इंग्लिश एज वेल एज जर्मन फिलोसोफर। उसने अपने ऐसे में इंग्लिश फिलोसोफर्स की भी और जर्मन फिलोसोफर्स की भी बात की है, टू मेक हिज आर्गूमेंट फोर्सफुल, ताकि वो अपनी बात को अच्छे से साबित कर सके। इन शॉर्ट, ऑल हिज डिस्कशन शोज हिज पावर ऑफ क्रिटिकल टैलेंट एंड ऑब्जर्वेशन। इन सारे जो आर्गूमेंट से हमें पता चलता है कि वो कितना बड़ा क्रिटिक है। दस द प्रोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ रेमंड विलियम ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन और नो डाउट फैबुलस एंड मार्वलस। और इस बात में कोई शक नहीं है कि रेमंड विलियम की जो ट्रेजेडी है और उसका जो ऐसे ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला किस्म का है।